तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज जैसा कि हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था डाइजेशन, जो पहली बार यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं या ह्यूमन फिजियोलॉजी पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो आप डाइजेशन का पार्ट 1 जो है यूट्यूब अपने यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। उसके बाद आगे आज के लेक्चर को प्रोसीड करें। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसा कि हमने डाइजेशन शुरू किया था, तो डाइजेशन में बहुत सी चीज़ें हमने देखी थी। टीथ के बारे में देखा था, उसके डेंटल फ़ॉर्मूला के बारे में देखा था। डाइजेशन का सिंपल डेफिनिशन देखा था, टाइप्स ऑफ डाइजेशन भी देखा था हमने। इस प्रकार हमने डाइजेशन की शुरुआत की थी। तो अब बात करते हैं थोड़ा-सा कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में, जैसे कि टीथ का स्ट्रक्चर हो गया, टंग का जो है टेस्ट बड्स में कहाँ-कहाँ पे स्वीटनेस, सोरनेस ये सब वगैरह-वगैरह पाए जाते हैं। इनको हम आज देखेंगे और आगे फर्दर जो है कहाँ-कहाँ डाइजेशन होता है, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, किस-किस पार्ट में कौन-कौन सा डाइजेशन होता है, ये सभी चीज़ें हम आज देखेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे टीथ के स्ट्रक्चर से, पार्ट्स ऑफ टीथ के स्ट्रक्चर से। ठीक है? तो जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे आप डायग्राम देख सकते हैं, टीथ का स्ट्रक्चर है जैसे और इसमें कई पार्ट हैं। पहला है क्राउन, ठीक है? क्राउन के बाद एनेमल है। एनेमल क्या होता है, किस लिए होता है? ये टीथ की मजबूती, दाँतों की मजबूती के लिए और इसके जो है शाइनिंग के लिए ज़िम्मेदार होता है। और जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया है कि एनेमल जो है हार्डेस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है अपने ह्यूमन बॉडी का, ठीक है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का। हमारे टीथ में जो शाइनिंग आती है वो भी एनेमल की वजह से होती है, एनेमल की वजह से। ठीक, ये इसका नेक का पोर्शन है और ये रूट है। रूट किसमें एम्बेडेड होता है? जॉ सॉकेट जो होता है उसमें जो है एम्बेडेड होता है इसका रूट, ठीक है? टीथ उसी में ही एम्बेडेड होता है जैसा कि कल मैंने बताया था। उसके बाद इधर बात करते हैं डेंटाइन की जो कैल्शियम से बना होता है, वो टीथ के फॉर्मेशन में जो है हेल्प करता है। ठीक है? टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद बात करते हैं पल्प कैविटी से सेंसेशन का आभास होता है, जैसे दाँतों में झनझनाहट, सरसराहट जो होती है, वो इसी की वजह से होती है, इसमें डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो है नर्व सप्लाई और क्या बोलते हैं ब्लड वेसल्स जो हैं वगैरह जाती हैं यहाँ पे, ठीक? तो चलिए, ये तो था पार्ट्स ऑफ टीथ। अब आगे बात करते हैं टंग की, हमारी जीवा जो होती है, जीभ। जीभ को हम कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं, क्या-क्या वर्क है उसका ये भी देखेंगे हम। तो टंग में क्या होता है कि ये फूड को जो है मिक्स करने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए तो जब हमने फिज़िकल डाइजेशन की बात की थी तो फिज़िकल डाइजेशन टंग के थ्रू होता है। ठीक है? तो ये क्या करता है कि सलाइवा की हेल्प से जो है फूड में मिक्सिंग करता है, फूड की मिक्सिंग करता है और उसके बाद इन्हीं के पास जो होता है, जो हमें जैसे माउथ में खट्टापन, कड़वापन, मीठापन, ये सब चीज़ें नमकीन नमकीन जैसे लगता है, तो ये इसमें टेस्ट बड्स होने की वजह से जो है, टंग में लगता है। ठीक है? हैव टेस्ट बड्स। अब बात करते हैं ये हाँ, अगर टेस्ट बड्स है तो किस प्रकार का टेस्ट है ये भी डिटरमाइन करेगा, ये भी बताएगा ये। तो इसीलिए जो है टू डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ द फूड, टंग का क्या काम है? टू डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ द फूड, ठीक है? तो हमने टंग के 3 देखे थे, 3 चीज़ें देखी टंग के बारे में, टू मिक्स द फूड विथ सलाइवा, टू डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ द फूड और तीसरा क्या देखा था, इनके पास जो है टेस्ट टेस्ट बड्स होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टंग के स्ट्रक्चर में देखेंगे अगर, तो देखिए टंग के स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए, तो कुछ पार्ट्स हैं जहाँ-जहाँ पे स्वीटनेस और सोरनेस, सॉल्टी, सोरनेस, बिटरनेस वगैरह-वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो टंग की जो आउटर साइड में टिप होती है, टिप पे जो है हमें मीठापन का एहसास होता है, जैसे यहाँ बना है और उसके जस्ट ऊपर साइड पे ही एंटीरियर पोर्शन में चलते चलेंगे या पोस्टीरियर पोर्शन में चलते चलेंगे तो सॉल्टी वाला पोर्शन आ जाता है, एरिया आ जाता है जहाँ पे सॉल्ट के टेस्ट बड्स होते हैं, प्रेज़ेंट होते हैं। फिर और ऊपर चलेंगे, पीछे साइड मतलब चलेंगे, तो सोरनेस, खट्टापन का जो है उसमें जो है टेस्ट बड्स प्रेज़ेंट होते हैं और सबसे ऊपर जो होता है बिटरनेस, सबसे अंदर कह लीजिए बिटरनेस होता है, कड़वापन का, ठीक? और बीच के मैक्सिमम पोर्शन में जो है यहाँ पे देखा जाए तो नो टेस्ट होता है, ठीक है? तो ये था टंग का जो है स्ट्रक्चर, जिसमें जो है कहाँ पे सॉल्टीनेस, कहाँ पे स्वीटनेस, कहाँ पे सोरनेस और कहाँ पे बिटरनेस प्रेज़ेंट होता है, ये एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमने देखा, ठीक है? तो चलिए अब आगे बात करते हैं डाइजेशन। ठीक, अब यहाँ तक तो बात हो गई थी फिजिकल डाइजेशन की कि फिजिकल डाइजेशन 2 जगह होता है, माउथ कैविटी से स्टार्ट भी होता है वो और टंग और सलाइवा कह रहे हैं, टंग के थ्रू जो है और टीथ के थ्रू जो है ये परफॉर्म किया जाता है। अब बात करते हैं कि केमिकल डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्चुअल में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है,
अब डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है तो उसमें जैसा कि मैंने डेफिनेशन में भी बताया था कि बायोकेमिकल प्रोसेस होता है एक डाइजेशन, ठीक है? तो केमिकल वर्ड जो यूज़ हुआ है, अब जो है ये एक्चुअल में डाइजेशन का जो है प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो ठीक है? तो केमिकल डाइजेशन जो है स्टार्ट होता है कहाँ से? माउथ कैविटी से स्टार्ट होता है। और माउथ कैविटी स्टार्ट होता है तो सलाइवा सबसे पहला होता है जो परफॉर्म करता है केमिकल डाइजेशन को। ठीक है? इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सलाइवा जो है सिक्रीट किसके थ्रू होता है? सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू होता है। अब ये ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड्स कितने टाइप के प्रेजेंट होते हैं ये भी हम देखेंगे, इनके टाइप्स को देखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे फर्दर और भी पार्ट्स में कौन-कौन से डाइजेशन होते हैं। तो चलिए आगे टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड को भी हम देख लेते हैं थोड़ा-सा। होप सो आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी, क्लियर हुई होंगी। डायग्राम के थ्रू जो है उसके पार्ट्स, टीथ के पार्ट्स क्लियर हुए होंगे और टंग में कहाँ पे सॉल्टी, बिटरनेस, सोरनेस, स्वीटनेस वगैरह शो होता है वो भी आपने डायग्राम के थ्रू देखा। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माउथ कैविटी से हमारा केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है, सलाइवा के थ्रू केमिकल डाइजेशन होता है और ये सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है? सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ठीक है? सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स की। नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये 3 पेयर्स होते हैं, 3 जोड़ियों में होते हैं, ठीक है? इनके नाम मैं लिख दे रहा हूँ और याद रखिएगा ये कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है? 3 पेयर्स होते हैं नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स और इनके नाम मैं लिख दे रहा हूँ। जैसा कि पहला है सबलिंगुअल, ठीक है? सबलिंगुअल हो गया, पहला हो गया सबलिंगुअल, दूसरा हो गया सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर, ठीक है? ये स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ठीक? कौन-कौन सा हो गया पहला? सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और लास्ट में आता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड, होप सो आपको राइटिंग मेरी क्लियर होगी, ठीक है? तो 3 है सबलिंगुअल, उसके बाद हो गया सबमैंडिबुलर, उसके बाद हो गया पैरोटिड। पैरोटिड जो होती है लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होती है ये, ठीक है? कौन-सी होती है? लार्जेस्ट होती है। तो नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा जहाँ से सिक्रीट होता है वो सैलिवरी ग्लैंड से होता है। कितने पेयर्स में होते हैं? 3 पेयर्स होते हैं इसके। याद रखिएगा इसको, 3 पेयर्स उनके नाम क्या हैं? सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट होती है, सबमैंडिबुलर उसके बाद पैरोटिड होती है, ठीक है? ये 3 हो गए। अब बात करते हैं सलाइवा के नेचर की। सलाइवा होता कैसा है? सलाइवा जो होता है, सलाइवा होता है स्लाइटली हल्का एसिडिक होता है, हल्का एसिडिक होता है, जिसका पीएच हम लिखेंगे, इसका पीएच 6.8 होता है, 6.8 के आसपास होता है, ठीक है? सलाइवा क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है, हल्का एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जिसका पीएच का मान क्या होता है? 6.8 होता है, ठीक है? अब चलिए बात करते हैं कि सलाइवा में कौन-कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये भी ज़रूरी है अपना देखना, क्योंकि बिना एंजाइम्स के आगे डाइजेशन प्रोसीड नहीं होगा। एंजाइम्स इन सलाइवा, ठीक है? सलाइवा में कौन-कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो 2 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। पहला है लाइसोजाइम, ठीक है? टू किल जर्म्स, जो कीटाणु होते हैं फूड में उनको जो है ये मारता है, ठीक है? लाइसोजाइम जिसको बोलते हैं सलाइवा में। जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत से डॉक्टर बोलते हैं छोटे बच्चों में जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया या बड़े एडल्ट में भी जो होता है तो फेसेस पे या कहीं फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो बोलते हैं कि हल्का सलाइवा लगा लेना चाहिए। तो जिसकी वजह से सलाइवा क्योंकि एक एंटी फंगल प्रॉपर्टी लाइसोजाइम इसमें प्रेजेंट होता है एंजाइम, तो उसको क्या करता है कि वो जर्म्स को जो है किल कर देता है। ठीक है? अब बात करते हैं दूसरे एंजाइम की, टाइलिन बोलते हैं इसको या सलाइवरी अमाइलेज।
ठीक है? दूसरा क्या है? टाइलिन या सलाइवरी अमाइनेज। तो इसका काम क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को। पहला डाइजेशन यहीं से शुरू हुआ, डाइजेस्ट दी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है? किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को या स्टार्च को जिसको बोलते हैं, वो डाइजेस्ट करता है। ठीक? तो ये थी बात कहाँ तक? किसमें? ये थी बात जो है माउथ कैविटी में डाइजेशन जो स्टार्ट होता है, सिंपल डाइजेशन जो स्टार्ट हुआ, केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हुआ, सलाइवा के थ्रू स्टार्ट हुआ। नंबर ऑफ सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है? सलाइवरी ग्लैंड से। कितने सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं? 3 पेयर पाए जाते हैं। उनके नेम क्या-क्या हैं? सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और उसके बाद पैरोटिड। पैरोटिड जो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, सबलिंगुअल जो स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवा का नेचर कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय होता है, जिसका पीएच होता है 6.8। और एंजाइम्स इन सलाइवा, सलाइवा में एंजाइम्स कौन-कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। आपका हो गया टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या काम करता है? डाइजेस्ट द स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, उनको डाइजेस्ट करता है। उसके बाद दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का क्या काम है? जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं फूड्स में, उनको जो है किल करता है। हमने एग्जाम्पल भी एक देखा। ठीक है, एग्जाम्पल बताया, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही हमने बताया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे माउथ कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या-क्या डाइजेशन होता है कि नहीं होता, ये भी देखेंगे हम। दूसरा है इन फेरिंग्स। ठीक है? फेरिंग्स 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 कितने सेंटीमीटर या कितने सेंटीमीटर का बड़ा होता है? 12 टू 14 सेंटीमीटर की लेंथ होती है इसकी। ठीक है? 12 टू 14 सेंटीमीटर की लेंथ होती है और इसको बोला जाता है ये कॉमन पासेज होता है, कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। हवा और भोजन का एक ये कॉमन पासेज है, कॉमन पाथवे है कि कॉमन है, यहीं से जो है फूड और एयर दोनों एक साथ जो है गुजर सकते हैं। ठीक है? वहां से फिर बाइफरकेट होके अलग-अलग दिशाओं में जाते हैं। ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ये कॉमन पासेज है सिर्फ। ठीक है? फेरिंग्स में क्या होता है कि कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर एंड यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ठीक? अब एक बार स्ट्रक्चर का हम थोड़ा-सा छोटा-सा देख लें इधर, तो क्लियर हो जाएगा कि भोजन आता है, फिर उसके बाद किधर-किधर जाता है, ये भी देख लेंगे हम। ठीक है? ये हो गया हमारा फेरिंग्स, फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये कॉमन पासेज है। ठीक है? ये हो गया नाक का छिद्र, जिसमें नॉस्ट्रिल से एयर गया। ठीक है? और ये हो गई माउथ, नॉस्ट्रिल हो गया, नॉस्ट्रिल ये हो गया। उसके बाद हम कहेंगे माउथ कैविटी। ठीक है? माउथ कैविटी से क्या हुआ? फूड गया। ठीक? फूड गया इधर से। अब बात करते हैं फूड जो होता है, फूड की अगर बात की जाए, ये है फूड पाइप। क्या है? फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस भी कहते हैं, ईसोफेगस। ठीक है? और ये है विंड पाइप। क्या है? विंड पाइप। इसको बोलते हैं हम विंड पाइप, जहाँ से हवा जो है पास होती है। ट्रैकिया को बोलते हैं। ठीक है? ट्रैकिया। एपिग्लॉटिस का क्या काम है कि फूड को विंड पाइप या हवा की नली में जो है आने से रोकता है। एक तरह से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि रोकता है उसको। ठीक है? यहाँ से फूड, ईसोफेगस से जो है फूड का जो है निकासी होता है, जो कि फिर उसके बाद डायरेक्टली जो है हमारे स्टमक में जाता है। ठीक? ये हमने देखा एक कॉमन पाथवे जो देखा फेरिंग्स में, फेरिंग्स में जहाँ एयर और फूड का कॉमन पासेज है, यहाँ पे कोई डाइजेशन होता नहीं है
और ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन देखा कि कैसे हमारा फूड जो है और एयर जो है दोनों डिवाइड हो जाते हैं, अपने-अपने पाथवेज़ पे चले जाते हैं। ठीक? तो चलिए अब आगे बात करते हैं किस पे हम? आगे बात करते हैं ईसोफेगस में क्या काम है? जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है ईसोफेगस, तो ईसोफेगस में कोई डाइजेशन होता है या नहीं होता है, इसको देखेंगे हम। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से, और जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ उससे बाहर आशा करता हूँ नहीं पूछेगा, या मेरा दावा कह लीजिए कि इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपके लेवल पे, 6 टू 8 के लेवल पे नहीं पूछेगा, और इससे ज़्यादा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है इन ईसोफेगस, ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है, एक हमारी जो आहार नली होती है, आहार नली जो है, एक मूवमेंट करते हुए जाती है, जिससे मसल्स वहाँ के जो मसल्स होते हैं आहार नली की, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसी मूवमेंट के थ्रू जो है हमारा जो भोजन होता है, वो स्टमक के थ्रू स्टमक में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? स्टमक में पहुँचता है। इसको हम बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ फूड पाइप, फूड पाइप का मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ फूड पाइप इन विच इट इन विच इट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या करता है ये? कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। ज़ाहिर-सी बात है जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो फिर फूड जो डायरेक्टली वैसे इनगल्फ थोड़ी हो जाएगा। मूवमेंट करते हुए हमारी बॉडी की संरचना ऐसी होती है कि वो मूवमेंट करता हुआ ही जाता है। मस्कुलर पार्ट है, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, एक्सपैंड करेगा जिसको बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड इन ऑर्डर टू, क्या करता है ये? द मूवमेंट ऑफ फूड पाइप इन व्हिच इट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड, मतलब फूलता है और सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है। इन ऑर्डर टू सेंड द फूड, इन ऑर्डर टू सेंड द फूड इनटू गैस्ट्रिक कैविटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है? इतनी सी बात क्लियर है? तो इसोफेगस में यही इतना बताना था कि द मूवमेंट ऑफ फूड पाइप इन व्हिच इट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड इन ऑर्डर टू सेंड द फूड इनटू गैस्ट्रिक कैविटी को, या स्टमक बोल लीजिए, गैस्ट्रिक कैविटी बोल लीजिए, या इसको स्टमक बोल लीजिए। ठीक है? डाइजेस्टिव कैविटी बोल दीजिए। ठीक? तो इसमें जो है ये सेंड करता है। इस किसके थ्रू जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जाता है। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं स्टमक में कौन-कौन सा डाइजेशन होता है और किस प्रकार डाइजेशन स्टमक में टेक्स प्लेस होता है। ठीक है? हमारा मेन पार्ट आ गया है अब। अभी तो स्टार्टिंग कहाँ से हमने देखा था केमिकल डाइजेशन हुआ था? माउथ कैविटी से। माउथ कैविटी में हमने देखा था सलाइवा प्रेज़ेंट होता है। सलाइवा जो है केमिकल डाइजेशन स्टार्ट करवाता है। ठीक है? सलाइवा से बेसिकली केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद फर्दर प्रोसीड होता है। ट्रैकिया, फिर उसके बाद हमने देखा किसमें? फेरिंग्स में। फेरिंग्स में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। फेरिंग्स से फूड जो है फिर कहाँ जाता है? हमारा इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए, एक मूवमेंट करते हुए वो जो है गैस्ट्रिक कैविटी या स्टमक में लेके जाता है। ठीक है? अब बात करते हैं स्टमक की। चौथा अपना है इन स्टमक। ठीक है? स्टमक की बात करते हैं हम। स्टमक, स्टमक। एक मेन डाइजेशन का पोर्शन स्टमक ही है। ठीक है? जैसा कि हम बात करें, मेन डाइजेशन का स्टमक स्टमक ही है। मेन डाइजेशन जहाँ पे अकर होता है, वो स्टमक ही है, जहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है? तो ये क्या होता है? ब्रॉडेस्ट पार्ट है एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? झोले जैसा, बैग लाइक स्ट्रक्चर। शेप कैसा होता है? जे शेप का होता है, जे शेप्ड होता है। ठीक है? याद रखिएगा जे शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसा होता है? जे शेप का स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक? अब बात करते हैं इन स्टमक फूड रिमेन्स फॉर 4 to 5 hours
ठीक है, 4 टू 5 आवर्स लिख लीजिए या कहीं-कहीं बोल सकते हैं 3 टू 4 आवर्स, ठीक? वेरिएबल रहता है, पर ऑन एन एवरेज 3 टू 4 आवर्स आप ले सकते हो। ये जे शेप का होता है स्टमक, ब्रॉडेस्ट होता है और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है? इतनी सी बात क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या-क्या देखा कि फेरिंक्स में कोई डाइजेशन नहीं होता है, फिर उसके बाद अब स्टमक की बात करते हैं, तो स्टमक में क्या-क्या डाइजेशन होता है, ये हमने देखा। थोड़ा-सा स्टमक का क्या-क्या डाइजेशन अभी होता है, ये मैं आगे बताऊँगा। उसका स्ट्रक्चर देखा किस शेप का होता है और स्टमक में खाना जो है कितनी देर तक टिकता है, 3 टू ऑन एन एवरेज 3 टू 4 आवर्स वेरिएबल होता है, लिख सकते हैं 4 टू 5 आवर्स भी। और स्टमक जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा स्टमक का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है? ओप्सो डायग्राम थोड़ा-सा हो सकता है, पर ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, ठीक है? नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है इसका, डायग्राम का। ये हो गया, छोटी आँत हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? अगर हम स्टमक की पार्ट्स देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्टमक, स्टमक को अगर डिवाइड किया जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है? कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है? 3 पार्ट में। ये हमारा फूड पाइप हो गया, जो कनेक्ट होता है। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक, ठीक है? कार्डियक, कार्डियक बोलते हैं, जो कि क्या करता है? कनेक्टेड विथ फूड पाइप। फूड पाइप से ये कनेक्ट होता है, ठीक? फूड पाइप से क्या होता है? ये कनेक्ट होता है। अब बात करते हैं इसको, ये पोर्शन क्या कहलाता है? फंडस या फंडिक बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है? लार्जेस्ट पोर्शन होता है। उसके बाद बात करते हैं क्या? पाइलोरिक की। पाइलोरिक वाला जो पोर्शन होता है, ये होता है पाइलोरिक का पोर्शन। क्या होता है? पाइलोरिक का पोर्शन। ये किससे कनेक्ट होता है? अब जाहिर सी बात है, ऊपर कार्डियक वाला पोर्शन फूड पाइप से कनेक्ट हुआ है, फूड पाइप से। पाइलोरिक वाला पोर्शन किससे कनेक्ट होगा? कनेक्टेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से ये कनेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कनेक्ट होता है। ये है लार्ज इंटेस्टाइन आपका, ठीक है? कौन सा पोर्शन है ये? लार्ज इंटेस्टाइन का। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन हुआ स्टमक का। स्टमक के 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट होते हैं स्टमक के। पहला है कार्डियक, दूसरा है फंडस या फंडिक, तीसरा है पाइलोरिक, ठीक है? 3 पार्ट ये हैं, कार्डियक हो गया, फंडस हो गया और पाइलोरिक हो गया, ठीक? तो अब बात करते हैं कि स्टमक में जो डाइजेशन होता है वो किसके थ्रू होता है। तो स्टमक जो है हमारा क्या रिलीज करता है? डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, ठीक है? तो हम इसको लिखेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं जठर रस। तो डाइजेशन जो है किसके थ्रू होता है स्टमक में? डाइजेस्टिव जूस के थ्रू, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि डाइजेस्टिव जूस इज प्रिपेयर्ड बाय, डाइजेस्टिव जूस इज प्रिपेयर्ड बाय स्टमक। इसको क्या नाम हमने दिया? गैस्ट्रिक जूस। क्या नाम दिया? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कौन जो है? स्टमक प्रिपेयर करता है, ठीक है? स्टमक क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस को प्रिपेयर करता है। अब बात करते हैं, ये किसके थ्रू जो है सिक्रीट होता है? सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं इनको। आगे चल के हम अब इसको देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं कौन-कौन से होते हैं और क्या-क्या वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है?
अब बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस की। तो गैस्ट्रिक जूस कौन-कौन से सिक्रीट होते हैं स्टमक में? ठीक? गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं, इनका नेचर जो होता है एसिडिक होता है, हाइली एसिडिक होते हैं, ठीक है? बहुत एसिडिक होते हैं ये। इतना एसिडिक कि अगर आप इस एसिड में अगर हाथ लगाया जाए तो जल सकता है ये, ठीक है? इसका पीएच जो होता है 1.5 से 2.5, कहीं-कहीं 3.5 भी लिखा सकता है, ठीक है? 1.5 से 2.5 तक होता है। याद रखिएगा इसको, कई बार पूछा जाता है कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, ठीक है? रेंज अगर पूछा जाए तो 1.5 से 2.5 या 3.5 भी। एनसीईआरटी में कई जगह लिखा भी है कि 3.5 भी होता है, 3.2 तक ऐसे भी जाता है, ठीक है? तो गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो 4 गैस्ट्रिक जूस अगर हम बेसिकली देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? 4 देखेंगे या 5 भी लिख सकते हैं आप इसमें, बेसिकली 5 लिख सकते हैं। पहला है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है आपका पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन। गैस्ट्रिक जूस में कौन-कौन सा क्या-क्या चीज़ प्रेज़ेंट होता है? HCl हो गया आपका, पेप्सिन हो गया, पेप्सिन एंजाइम जिसको बोलते हैं। रेनिन एंजाइम हो गया। यहाँ रेनिन के स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होइएगा, RENNIN होता है, ये गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, और एक स्पेलिंग होती है RENIN, जो कि किडनी से रिलेटेड होता है, वो भी एक तरह से हॉर्मोन्स होता है, वो भी मेंटेन करता है वहाँ पे किडनी में, ठीक है, होम्योस्टैटिक। तो यहाँ पे RENNIN है एंजाइम का नेम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूकस की, ठीक। उसके बाद आएगा गैस्ट्रिक लाइपेज, किसकी बात करेंगे? गैस्ट्रिक लाइपेज की, गैस्ट्रिक लाइपेज की, ठीक है। तो अब बात करते हैं कौन-कौन सी ग्लैंड्स इसको जो है को सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो इसको सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली 2-3 सेल्स देखेंगे जो कि इसको सिक्रीट करते हैं। पहला हो गया आपका ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल्स बोल सकते हैं या इनको पेराइटल सेल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेराइटल सेल्स, पेराइटल सेल्स, ठीक है। तो ऑक्जेंटिक सेल्स क्या काम करते हैं? ये HCl को रिलीज करवाते हैं, ठीक है। HCl कहाँ से रिलीज होता है? ऑक्जेंटिक सेल से या पेराइटल सेल से। दूसरा आता है हमारा म्यूकस, म्यूकोसा, म्यूकोसा बोल सकते हैं, ठीक है। म्यूकस सेल जिसको बोल सकते हैं या म्यूकोसा बोल सकते हैं। म्यूकस, अगर आप टू बी प्रिसाइज अगर लिखा जाए तो म्यूकस सेल्स लिख लीजिए आप, म्यूकस सेल्स जो कि म्यूकस को सिक्रीट करता है, ठीक है। तीसरा आता है आपका कौन सा? तीसरा आ जाएगा आपका चीफ सेल, चीफ सेल। चीफ सेल जो है पेप्सिन एंजाइम को रिलीज कराता है, दैट इज पेप्सिन। आपका गैस्ट्रिक लाइपेज मतलब लाइपेजेस जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रेनिन, एंजाइम को रिलीज करवाता है, ठीक। तो ये याद रख लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है कि गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सी गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं या फॉर्म करता है अपना स्टमक, और उसका पीएच कितना होता है गैस्ट्रिक जूस का, और कौन कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है प्रेजेंट होते हैं। अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है, कई बार मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ कि अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, गैस्ट्रिक जूस 5 हैं इसमें। HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, म्यूकस हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज हो गए। ये चीज कंसिस्ट करता है हमारा गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो जो इनको रिलीज करते हैं, ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल जो HCl को रिलीज कराता है, म्यूकस सेल जो है म्यूकस म्यूकस को रिलीज कराता है। म्यूकस जो है क्या करता है कि हमारे लाइनिंग्स को बचाता है, स्टमक की लाइनिंग्स को जो है उसको कवर करता है। अभी आगे हम उसके फंक्शंस भी देखेंगे। और तीसरा है चीफ सेल, चीफ सेल जो है पेप्सिन लाइपेज और रेनिन एंजाइम को जो है सिक्रीट करता है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस में जो जो कंपोनेंट्स हमने देखे उनके कुछ फंक्शंस के बारे में देखें कि स्टमक में ये क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा, चीजें क्लियर हो रही होंगी। और मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसी क्लास में आपको जो है
रिवाइज हो जाए या लर्न हो जाए। ठीक। जो चैनल पे नए हैं, अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप, हमारा पहला लेक्चर यूट्यूब पे आ चुका है, तो जरूर से देखें। उसके बाद आगे जो है सेकंड लेक्चर को आप प्रोसीड करें, इसको देखें फिर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस देखा जाए, पहला एचसीएल का। एचसीएल का काम क्या है? ठीक है, जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए होता है टूटने के लिए। क्या करने के लिए? टूटने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए। ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पेप्सिन नीड्स एसिडिक मीडियम फॉर एक्टिवेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय, किसके द्वारा? प्रोवाइडेड बाय एचसीएल। तो एचसीएल का काम क्या है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है किसको? क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है किसको? पेप्सिन को, ताकि वो एक्टिवेट हो सके। दूसरा काम ये है इसका, इट किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन फूड। फूड में जो जर्म्स होते हैं, ठीक है, कीटाणु होते हैं, उनको भी मारने का काम करता है, क्योंकि एचसीएल ऑलरेडी जो है हाईली एसिडिक होता है ये। इसका पीएच 1.2 1.5 के आसपास रहता है जैसे। तो इस वजह से जो है क्या करता है, इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड, प्रेजेंट इन फूड। ठीक है। एचसीएल का और क्या काम है? पेप्सिन नीड्स एसिडिक मीडियम फॉर एक्टिवेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय एचसीएल। एचसीएल जो है क्या करता है? पेप्सिन को मीडियम प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि वो एक्टिवेट हो सके। ठीक है, प्रिकर्सर के फॉर्म में या प्रिकर्सर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है पेप्सिन, तो उसको जो है एक्टिवेट कराता है ताकि वो एक्टिव फॉर्म में हो और आगे प्रोसीड कर सके। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं पेप्सिन की। ये पेप्सिन का क्या फंक्शन है? ठीक है, तो पेप्सिन का क्या फंक्शन है? पेप्सिन जो है क्या काम करता है कि ये प्रोटीन का डाइजेशन जो है इनिशिएट कराता है। किसका डाइजेशन इनिशिएट कराता है? प्रोटीन का। ठीक। अब इसमें लिख सकते हैं, इट इनिशिएट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन को इनिशिएट कराता है बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर, किसमें? स्मॉलर पेप्टाइड्स में। ठीक है, क्या करता है? स्मॉलर पेप्टाइड्स में इसको डाइजेस्ट करने के लिए इनिशिएट करता है, किसको? प्रोटीन को। ठीक। अब बात करते हैं किसकी? रेनिन एंजाइम की। रेनिन एंजाइम की हम बात करते हैं। किसी किसकी बात करेंगे? रेनिन एंजाइम की बात करेंगे। तो रेनिन एंजाइम क्या काम करता है? इट डाइजेस्ट केसीन प्रोटीन। मैंने पहले भी बताया है, केसीन प्रोटीन क्या है? मिल्क प्रोटीन है। ठीक है, केसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो मिल्क में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन मिल्क। ठीक। रेनिन एंजाइम का क्या काम है? इट डाइजेस्ट केसीन प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क। अब आगे बात करते हैं, याद रखिएगा इसको, केसीन प्रोटीन को कौन जो है डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? आपका रेनिन एंजाइम करता है। बात करते हैं म्यूकस की। म्यूकस, म्यूकस जैसा कि मैंने पहले ही बताया था अभी कि म्यूकस अभी आएगा, तो म्यूकस के बारे में हम यही जान लेंगे। ये इनर लाइनिंग्स को प्रिवेंट करता है ताकि एसिड एचसीएल जो अटैक ना कर सके उस पे। ठीक है, क्या काम करता है? इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर स्टमक, द इनर लाइनिंग ऑफ आवर स्टमक फ्रॉम द अटैक ऑफ एचसीएल। एचसीएल के अटैक से जो है प्रोटेक्ट करता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इफ म्यूकस सिक्रीशन डिक्रीजेस, म्यूकस का सिक्रीशन अगर डिक्रीज कर जाए या लोवर्ड हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, लोवर्ड हो जाए, कम हो जाए,
तो इससे क्या होता है? स्टमक अल्सर विल अकर। इसकी वजह से क्या हो सकता है? स्टमक अल्सर। अगर म्यूकस जो है उसका उसका सिक्रेशन अगर कम हो जाए स्टमक में, तो एचसीएल की वजह से जो है स्टमक अल्सर जो है फफोले पड़ सकते हैं उसमें, जिसको स्टमक अल्सर बोलते हैं, ठीक है? या पेप्टिक अल्सर बोल सकते हैं उसको। पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है। पेप्टिक अल्सर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पेप्टिक अल्सर जो है इससे हो सकता है। अब हमारा लास्ट बचता है लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज के बारे में अगर हम देखें, लाइपेज मतलब फैट से, तो सिंपल सी बात है, फैट से जो है डाइजेशन, फैट का डाइजेशन कराएगा ये। अब बात करते हैं किसकी? गैस्ट्रिक लाइपेज की, ठीक है? लाइपेज इसमें लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है क्या काम करता है कि जो स्टमक में फैट प्रेजेंट होते हैं उनका डाइजेशन जो है इनिशिएट कराता है। इट डाइजेस्ट फैट प्रेजेंट इन आवर फूड, ठीक है? इतनी सी बात क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि गैस्ट्रिक जूस में 5 कंपोनेंट को देखा हमने। पहला था एचसीएल, दूसरा पेप्सिन एंजाइम था, तीसरा था रेनिन एंजाइम, चौथा था आपका म्यूकस, पांचवा था गैस्ट्रिक लाइपेज, जिसके हमने अलग अलग फंक्शन देखे। म्यूकस में हमने क्या देखा? एचसीएल में हमने क्या देखा? पेप्सिन, पेप्सिन को जो है एसिडिक मीडियम की नीड होती है, तो जो एचसीएल प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक्टिवेट होने के लिए। और क्या है, ये क्या काम करता है कि जर्म्स को किल करता है जो फूड में बाई चांस प्रेजेंट होते हैं। दूसरा होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन इनिशिएट करता है। किसमें तोड़ता है उसको? स्मॉलर जो है पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। तीसरा होता है रेनिन एंजाइम। ये क्या काम करता है? जो मिल्क में केसीन प्रोटीन होता है, उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। म्यूकस की बात करें तो ये स्टमक इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, किससे? एचसीएल के अटैक से। और क्या काम है म्यूकस का? अगर म्यूकस का सिक्रीशन अगर डिक्रीज हो जाए या कम हो जाए, तो पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। क्या कॉज होता है? पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर जो है कॉज होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करें तो ये क्या काम करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है हमारे फूड में जो प्रेजेंट होता है। अब एक पॉइंट और हम नोट कर लेंगे कि जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, अर्धपाची जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, खाना होता है इन आवर स्टमक, उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। काइम, याद रखिएगा। सेमी डाइजेस्टेड फूड इन आवर स्टमक क्या होता है, या प्रिपेयर्ड इन आवर स्टमक होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? काइम बोलते हैं। क्या याद रखिएगा? काइम, ठीक है। सेमी डाइजेस्टेड फूड होते हैं, इसमें सब मिक्सचर होता है। पूरी तरह से ये जो है आधा जो है डाइजेस्ट हुआ रहता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है? इनका क्या नाम है? काइम, ठीक। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने बहुत सी पॉइंट को डिस्कस किया। टीथ का स्ट्रक्चर देखा, उसमें टंग के बारे में देखा, केमिकल डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है उसके बारे में देखा। उसके बाद हम धीरे-धीरे फेरिंग्स में आए, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस में आए, इसोफेगस से स्टमक में पहुँचे। स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस थे, कौन-कौन से गैस्ट्रिक जूसेस और कौन कहाँ-कहाँ से वो रिलीज़ होते हैं, ये भी हमने देखा। ऑक्ज़ेंटिक सेल हो गया, जैसे उसके ऑक्ज़ेंटिक या पैराइटल सेल हो गया, चीफ सेल हो गए। उसके बाद हो गया आपका म्यूकस सेल हो गए। तो ये सब क्या-क्या, इनके क्या-क्या काम है, इन जूसेस में जो कंपोनेंट है इनके क्या-क्या काम है, ये भी हमने देखा। एचसीएल का देखा फंक्शन कि ये जर्म्स को किल करता है। पेप्सिन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है ताकि वो स्मॉलर पेप्टाइड्स में टूट सके। म्यूकस का काम है क्या करना? इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना स्टमक के। ठीक है, अगर इनका सिक्रीशन कम हो जाए तो पेप्टिक अल्सर कॉज़ हो सकता है। गैस्ट्रिक लाइपेज का हमने फंक्शन देखा, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। रेनिन का क्या काम हमने देखा, केसीन जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वगैरह-वगैरह ये सब चीज़ें हमने देखी। तो होप सो आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। इसको बार-बार रिवाइज़ करें, और मैंने बार-बार इसीलिए इसको रिपीट किया है ताकि जो है आपको रिवाइज़ हो सके क्लास में ही। ठीक? तो इसको देखते रहिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए आज के लिए अलविदा चाहता हूँ मैं। अब कल मिलेंगे नए 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 टॉपिक के साथ इसी में ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय।